मेरी शादी बड़ी धूमधाम से सुनील से हुई थी। मेरी शादी की पहले रात थी। इस रात मैंने हवेली में चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे के बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ किसकी है, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज़ से चिल्ला रहा है। आधा घंटा यह आवाज़ गूंजती रही, उसके बाद शांति सी छा गई। मुझे सुनील की नींद देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था, लेकिन कुछ देर के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई। वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहां यह हवेली बनी हुई थी वहां आसपास केवल जंगल ही थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी, और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था, और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जान कितने कमरे यहाँ पर बने हुए थे। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल के जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र ही डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें खुल सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सुनील बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझे खाने लगा कि तुम्हारा समाज ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वहीं पहनना है, वो मुझे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहां थी। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। सुनील कमरे से जा चुका था, तो कुछ लड़कियां मुझे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा, इसलिए लेट ही मुझे नींद आ गई। और सुनील मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी। सुनील, मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, यहाँ के रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। तुरंत उठकर बैठी और मैंने सुनील को भी जगाह दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, सुनील, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर सुनील ने नज़र चुराई और कहने लगा, कैसी आवाज़ें? मुझे यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन सुनील को नहीं आ रही है। मैंने हैरत से सुनील की तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुने नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था। डर की वजह से मैं सुनील से चिपक के लेट गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने सुनील से शहर जाने की जिद शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस नोएडा जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा हो रहा था जैसे मैं अभी रो दूंगी। और सुनील मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नजरें चुरा रहा था। वह मुझे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही सही है, किसी को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। मेरे जेठ जी ने सुनील से पूछा था है कि तुम नोएडा वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर सुनील का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल मैं खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से नोएडा भेजना का ख्याल आया। वो अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम नोएडा जाने की तैयारी करो, वहां के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी हो गई, तो मेरे जेठ जी कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और सुनील की पैकिंग भी करनी है।
शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी सुनील को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब यह हवेली में ही रहेगी। यह बात मेरे दिल पर लग गई और मैं चेहरे से सुनील की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझे कहने लगे, बेटा तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती, तुम यही रहोगी नोएडा में, केवल सुनील ही जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई कि सुनील ने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, तुम्हें नोएडा लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात के वक्त वो चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी, मुझे बहुत डर लगता है। यह मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ, तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकालना। सुनील की बातों ने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। सुनील कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रात को इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर हिल दिया। सुनील शाम को नोएडा के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में रहने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछा लिया करती थी और लेट जाती थी। रात को जब वह चीखों की आवाज़ आई तो मेरी आंखें खुला जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आई थी वो नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे ये शक होने लगा था कि शायद वो भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उसे नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर ना में सर हिलाने लगती थी और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी नहीं करना वरना बहुत बुरा होगा। उसे नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब वो चीखों की आवाज़ सुनी तो ये ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोल। मुझे वो आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहां से वह आवाज़ें मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था जहां से लड़की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू करने लगी। सुमित यानी कि मेरे जेठ जी कमरे से आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीबी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वो कितने बड़े थे। फिर वो आवाज़ मैं खुद से ही बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरा जेठ और औरतें के साथ नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था। यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह इस तरह बैठे थे, मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, सुनील ने फ़ोन पर बात नहीं की मेरी बहू से। तभी रो के आंखें संजली है। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि सुनील वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसीलिए फ़ोन नहीं कर पाया होगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने वही आवाज़ दोबारा सुनी तो मैं फिर इस कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हाल में देखने लगी तो एक 16 साल की लड़की थी, गांव की थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने सुनील को फ़ोन किया और कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आवाज़ गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवास का निशाना बनती है। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैंने सब सुनील से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बैन रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें सुमित की ताकत का
अंदाज नहीं है वह तुम्हें जान से मार डालेंगे। सुनील की बात सुनकर जितनी हैरानी हुई उतनी कम थी, मतलब वह अपने भाई के बारे में यह सारी बातें पहले से ही जानता था। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो सुमित के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलना। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि सुमित कब ऊपर जाता है, इसीलिए मैं अपने पिछले खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। सुमित के कमरे के बाहर की खिड़की उसे वक्त खुली हुई थी। मैं उसे खिड़की के जारी उसे कमरे में पहुंच गई और उसे कमरे को किस ही दूल्हे के कमरे की तरह सजाए हुआ था। मैं इस खिड़की के पास एक कोनी में चिप गई। रात 2 बजे सुमित उसे कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर के बाद एक 15 साल की मासूम सी लड़की उसे कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे उसके घरवालों के पास जाना है। वह नौकर उसे लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चला गया। सुमित एकदम आराम से सोफे पर बैठा उसे लड़की की बेबी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी पुकार हवेली की बजन दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाजा बजाकर गई तो सुमित के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, सुमित साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बेटी की उम्र की हूँ, मुझ में पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़ कर भारी नजरों से देखते हुए बोला, किसी ने जाट की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे सामने जुबान चलाए? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। फिर मेरे जेठ ने उसे लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर लगाया, उसे लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। सुमित तुरंत ही वहां से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में उसे लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं इस खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वो मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक कम से लड़की थी। मैं जी रास्ते से आई थी, इस रास्ते से नीचे उतार गई, लेकिन अपने कमरे के बजे हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी, बहुत से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं एक घनी झाड़ी में छुप गई। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर के बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वह एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उसे जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भगती रही। जैसे ही हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। इस वक्त एक बस नोएडा जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उसे बस में बैठ गई। वह लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरे पति नोएडा से वही काम करते थे और इसलिए वह मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। मैंने अब सुनील से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बहक गई थी।